तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ना साइंस का मॉडल पेपर मैंने बता रखा है। और आज की इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में साइंस मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को 40 प्रश्न सेलेक्ट किया हूं जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो है ना 35 नंबर आपका पक्का गारंटी के साथ हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और इंग्लिश ग्रामर में आपको नरेशन में कहीं दिक्कत होता है तो उसका भी लिंक, पूरा लिंक A to Z लिंक नरेशन का, करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का नरेशन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग इस सेशन में साइंस मॉडल पेपर को पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है CO2, ऐसे लिखा है दोस्तों। CO2 क्या है, यानी CO2 जो है ना वह क्या है, इस ऑप्शन में आपको ये बताना है। अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित है दोस्तों। तो ये CO2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड आपका अम्लीय है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वह आपका अम्लीय होता है, ये हमेशा याद रखना है आपको दोस्तों। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कॉपर पायराइट, पाबराइट, कॉपर पाबराइट यानी कि CuFeSO2, ऐसे लिखेंगे CuFeS2। ये एक अयस्क है दोस्तों। तो ये क्या है आपका, किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। कॉपर पायराइट जो है यह किसका अयस्क है, तो यह आपका तांबा का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पर होता है। विद्युत अपघटन में जो है ना वह ऑक्सीकरण जो होता है वह किस पर होता है, तो वह एनोड पर होता है दोस्तों, जिसे कि प्लस कहते हैं। कैथोड माने माइनस होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिना देरी किए हुए, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले तो समझिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है ना वह सिंगल बॉन्ड होता है। तो दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन में आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको C4H10, यानी कि C4H हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यानी कि 4 का आपका 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिएगा ना तो आपको सिंगल बॉन्ड उसमें आता है। तो 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा ना। तो ये आपका क्या है दोस्तों, तो ब्यूटेन है। और ब्यूटेन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। यदि आपको संरचना सूत्र बनाने आता है तो आप बिल्कुल समझते होंगे। अगर संरचना सूत्र बनाने नहीं आता है तो यूट्यूब में जाइएगा और सर्च में लिखिएगा संरचना सूत्र बाय सूरज सर, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है और वहाँ पर बाय सूरज सर लगाना है, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा ना वह ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हीरा एवं जो ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है दोस्तों। हीरा और जो ग्रेफाइट है ना वह कार्बन के अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n ये अल्कोहल है दोस्तों। CnH2n प्लस 10H यानी कि 10 हाइड्रोजन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, ऐसे Cn, कैसे लिखेंगे CnH2n प्लस 10 हाइड्रोजन, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सहसंयोगी यौगिक है। सहसंयोगी यौगिक कौन है, सहसंयोजी यौगिक कहिए या संयोगी यौगिक कहिए, इसमें से आपको बताना है कि सहसंयोजी यौगिक क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं CH4 यानी कि मीथेन जिसे कहते हैं वह सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है ना वह सिंगल बॉन्ड का, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, सिंगल बॉन्ड का इसमें साझेदारी होता है। ठीक है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड का साझेदारी आदान प्रदान वाला चर्चा हो उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कार्बन जो है ना, कार्बन आपका धातु नहीं अधातु है दोस्तों। कार्बन क्या है? अधातु है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो अधातु है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। किसी वोल्ट मीटर के एक स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापक यानी कि लिस्ट काउंट क्या है? जब भी 0 1 20 दिखाई देना, जो कि आपको वोल्ट 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है। कितने विभाजन चिन्ह है? 20। अगर आपको ऐसे दिखाई तो दे तो आपको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आप आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 0.05। क्या हो जाएगा? 0.05 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट में 20 से आपको विभाजन कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उसको हम वृक्क कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह होगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो वह है आपका वेना कव। वेना कव जो है ना, वह शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। इसलिए ऑप्शन डी को ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, किस पर उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा ए और बी दोनों पर, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ए में क्या है देखिए, बढ़ते तने के अग्रभार पर, बढ़ती जड़ के अग्रभार पर जो है ना, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है ना, किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बीज में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है, किस में होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फैलोपियन नलिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव मादा में जो निषेचन होता है ना, वह किस में होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जो है ना, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आपको अपने आप मिल जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना है दोस्तों। वर्तमान प्राणियों में 18 नंबर क्वेश्चन है, कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई गई है, यानी कि अभी के समय में कुछ ऐसी भी संरचना पाई गई है शरीर में जिसका कोई भी उपयोग अब नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम लोग कहते क्या है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया गया अवशेषी अंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियम की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? यानी कि इसका राइट आंसर होगा सरमक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सरमक जो है ना, वह वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, सरमक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है ना, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यानी मैं आपको बता दूं, जॉनसन जो है ना, वह जीन शब्द का प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सीएफसी क्या है? यानी कि सीएफसी का पूरा नाम होता क्या है? इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म आखिर है क्या? कॉलीफॉर्म को क्या कहते हैं, या किस प्रकार का जीवाणु है, या वायरस है, या कवक है, या फिर क्या है? कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म जीवाणु है। याद रखें, रिपीट करिए इसको। कॉलीफॉर्म क्या है? जीवाणु है। कॉलीफॉर्म क्या है? जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ये आपके सोशल साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन जो है ना, वह 1970 में प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में जो है ना प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग जो है ना वह फल में बदल जाता है? तो स्त्री केसर भाग जो है वह फल में बदल जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे जो होते हैं ना, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? मोटर गाड़ियों में चालक के सामने यानी ड्राइवर के सामने में जो दर्पण लगा होता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना अपने पीछे वाले भाग को बड़े क्षेत्र में घेर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग जानते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो इसका आपको ऑप्शन में ध्यान से देख लेना है, चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे ऑप्शन को देख लीजिए। आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उत्तर की जांच करें तो इसको पॉज करके आप पहले सोच लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मैं आपको केवल आंसर बता देता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। यही कारण है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चीनी परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह क्रमशः होती है। पहले कहा गया है अवतल दर्पण और बाद में कहा गया है उत्तल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसलिए आपको 27 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक और धनात्मक। जबकि ऑप्शन ए में धनात्मक ऋणात्मक है, लेकिन होगा क्या? ऋणात्मक और धनात्मक। किस लिए होगा? क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं साइड होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दाहिने साइड होता है। तो दाहिने साइड में जो भी होता है ग्राफ में वो प्लस में होता है और जो बाएं साइड होता है वो माइनस में होता है। तो इसका फाइनली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसके आंख में उत्पन्न दोष क्या होगा, आपको ये बताना है। मंजू के चश्मे का पावर क्या है? ऋणात्मक है, तो उसके आंख में जो दोष उत्पन्न होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। यानी कि 1.5 डायोप्टर होगा, 1.5 डायोप्टर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ मनुष्य के आँख के दूरी बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आँख के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक जो स्वस्थ आँख होता है ना, उसके लिए दूर बिंदु कितना होनी चाहिए यह आपको बताना है। तो दूर बिंदु जो होना चाहिए यहाँ पे ना तो निकटतम दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनंत हो जाएगा। जब आपको सवाल में न्यूनतम गौर फरमाइएगा, जब सवाल में न्यूनतम और अधिकतम लिखा हो ना, तब उसका जो आंसर होगा वह दोस्तों अनंत होगा। सॉरी दोस्तों, अगर न्यूनतम लिखा हो, न्यूनतम लिखा हो या निकटतम लिखा हो, तब आपको क्या देना है? 25 सेंटीमीटर। अगर आपको न्यूनतम लिखा हुआ ना मिले तब अनंत होगा। तो फाइनली दोस्तों एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह होता है अनंत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक आवेशित वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी क्या होगी? एक आवेशित वस्तु ए जो है ना, वह दूसरी वस्तु बी को आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, तो वस्तु बी जो होगा ना वह क्या होगा? तो वस्तु बी जो होगा कहता है उपर्युक्त दोनों में से सही, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यानी आवेशित भी होगा और उदासीन भी होगा, यानी दोनों हो सकता है, आवेशित भी और उदासीन भी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है,
स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश जो होता है ना, वह विद्युत क्षेत्र में गति करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट से लेकर के 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से लेकर के 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो होगा ना, वह क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, कहता है प्रतिरोध आर ज्ञात करना है आप लोगों को। 484 ऑप्शन बी होगा। आप फार्मूला पे डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि दोनों का वाट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना, वह क्या होता है, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आपको अगर 32 नंबर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट को देखते हुए आपके व्हाट्सएप नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर उसका सल्यूशन भेज दूंगा। यहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आपका उसका आंसर केवल बताया है। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है, आवेश का एसआई मात्रक जो है ना, वह कूलम होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में एसआई मात्रक से संबंधित जो है ना, हर साल 2 नंबर पूछा ही जाता है। अगर आपको एसआई मात्रक में कहीं प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने एसआई मात्रक से संबंधित वीडियो बना रखा है और आपके कमेंट को देखते हुए मैं जल्द आपके लिए एसआई मात्रक वाली एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है कि पूछा जाता है, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलॉम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। डायनेमो में क्या होता है। डायनेमो में क्या से क्या बदलता है, आपको ये बताना है। तो डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो में क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 समांतर धारावाही तार निर्वात यानी कि हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा ना, आपको वो ज्ञात करना है। 35 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जब आपको 1 मीटर यहाँ और 1 मीटर यहाँ एक दिखाई दे, दोनों जब भी सेम दिखाई देना, तो उसका आंसर होगा 2 × 10 की पावर -7। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, 2 × 10 के पावर -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन में, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो बदलता है ना, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, मैंने आपको बताया, लेकिन विद्युत मोटर में क्या बदलता है वो समझ लीजिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यहाँ विद्युत मोटर क्या कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, CN ऐसे लिखा है, CnCl2 क्या है, आपको ये बताना है। CnCl2 जो है ना, वह एक प्रकार का अवकारक है। क्या है, अवकारक, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना अवकारक कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकारक कहलाता है, यानी कि इस 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe, यानी कि यह एक प्रकार का कैसा संयोजन है, कैसा अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है वो समझिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे Al2 में O3 जुड़ जाता है और ये Fe2O3 से O3 जो होता है ना, वह हट जाता है, यानी विस्थापित कर देता है। Fe2 हट जाता है, उसमें Al2 के साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग जो कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जम जाता है उसका क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो जलांशन जो है ना, या इसका प्रमुख कारण है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने में, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, 40 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है। Na2CO3 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जो सवाल में है,
CO3, यानी इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए जो आवश्यक कच्चा पदार्थ है ना, वह आपका दोस्तों NaCl ये है। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 को ऐसे लिखेंगे NH3 जिसे कि अमोनिया कहते हैं, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3। यानी कि इसमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड, NaCl, NH3 अमोनिया और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से मैंने दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक बता दिया है। यह साइंस का मॉडल पेपर का सेट नंबर 3 जिसे कि पार्ट नंबर 3 कहते हैं वो था। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में सेट 1 सेट 2 बता दिया है, जिसमें कि मैंने एक पार्ट में 40 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके एग्जाम में 35 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर उसका लिंक आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर इसका PDF भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।